नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम से आधुनिक भारत का इतिहास किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जो कि राजीव बैल की किताब है ये। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सभी चैप्टर का जो सारांश दिया गया, हर चैप्टर का आखिरी पेज में उसी को पढ़ रहे हैं। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 34 आज पढ़ेंगे, इसका सारांश समरी। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 34 जो है इकाई 10 में आएगा। और इसका जो नाम है वो है स्वतंत्रता एवं स्वातंत्र विकास। ठीक है, तो स्वतंत्रता एवं स्वातंत्र विकास। और इसका जो है चैप्टर नंबर, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आपका बाहर से सुनाई थोड़ा सा देगा, ठीक है ना। तो इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे आवाज़ को, ठीक है। तो इकाई 10 में आपका टोटल अध्याय 33 से लेकर 39 के बीच में। तो 33 से लेकर 39 के बीच में आपका अध्याय दिया गया है इकाई 10 में। और आज हम 34 का समरी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 34 का, जो कि आपकी भारतीय रियासतें हैं। तो इसका जो है समरी लास्ट पेज में नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग समरी बनाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो भी बोल्ड में आपका चैप्टर के बीच में दिया गया होगा उसी को हम लोग समरी मानेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 34 का पढ़ते हैं समरी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो भारतीय रियासतों की संख्या 562 थी तथा इनके अंतर्गत 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था। और इन भारतीय रियासतों में से कुछ रियासतें तो अत्यंत छोटी थी, जैसे बिलवारी, जिसकी जनसंख्या केवल 27 थी तथा वार्षिक आय मात्र 8 रुपये थी। जबकि कुछ रियासतें अत्यंत बड़ी थी, जैसे हैदराबाद, लगभग इटली के बराबर, जिसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी तथा आय 8.5 करोड़ रुपये वार्षिक थे, ठीक है। तो भारतीय रियासतों की संख्या 562 थी तथा इनके अंतर्गत 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था। और इन भारतीय रियासतों में से कुछ रियासतें तो अत्यंत छोटी थी, जैसे बिलवारी, जिसकी जनसंख्या केवल 27 थी तथा वार्षिक आय मात्र 8 रुपये थी। जबकि कुछ रियासतें अत्यंत बड़ी थी, जैसे हैदराबाद, लगभग इटली के बराबर, जिसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी तथा आय 8.5 करोड़ रुपये वार्षिक थी, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष, जो कि आपका 1740 से लेकर 1765 के बीच में चला, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आपका जो पॉइंट होगा वो होगा मध्य राज्य अथवा घेरे घेरे की नीति। तो मध्य राज्य अथवा घेरे की नीति, ठीक है, 1765 से लेकर 1813 तक। तो मध्य राज्य अथवा घेरे की नीति 1765 से लेकर 1813 तक, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ अब जो है बफर स्टेट वगैरह, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपका अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। तो आपका जो है मध्य राज्य अथवा घेरे की नीति में आपका आएगा पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और घेरे की नीति आएगा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है, वेलेजरी की सहायक संधि की नीति, ठीक है। तो ये आपका आएगा, ठीक है। और बारह स्टेट की बफर स्टेट, ठीक है। तो बफर स्टेट वगैरह ये आपका मध्य राज्य अथवा घेरे की नीति 1765 से लेकर 1813 तक। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो कि आपका 1810 से लेकर 1857 तक चला। तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से लेकर 1857 तक। और इसमें आपका सबोर्डिनेट कॉर्पोरेशन था, ठीक है, अधीनस्थ सहयोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका अधीनस्थ संघ की नीति। तो अधीनस्थ संघ की नीति आपका 1857 से लेकर 1935 तक। तो अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से लेकर 1935 तक चला, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका भारतीय रियासतों के प्रति कर्जन की नीति। तो भारतीय रियासतों के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? तो आपका जो था संरक्षण एवं अनाधिकार निरीक्षण की नीति। तो पॉलिसी ऑफ पैट्रोनेज एंड इंक्लूसिव सर्विलेंस। तो संरक्षण और अनाधिकार निरीक्षण की नीति, पॉलिसी ऑफ पैट्रोनेज एंड इंक्लूसिव सर्विलांस की नीति थी, ठीक है। इस पर आपका नेक्स्ट है 1905 के बाद क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया, ठीक है। और आपका जो है इस नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधित्व के लिए रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो इस नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधित्व के लिए रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला, सीधे प्रतिनिधित्व वाली रियासतें। तो सीधे प्रतिनिधित्व वाली रियासतें 109।
और दूसरा आपका सीमित वैधानिक एवं क्षेत्राधिकार वाली रियासतें जिन्हें प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार था, जो कि 217 थे आपके टोटल, और सामंतशाही जागीरें या जागीरें वाले जो कि 309 संख्या में थे। ठीक है, तो ये आपका था आपका 1927 में बटलर समिति आई। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक समान संघ की नीति 1935 से लेकर 1947 तक। तो एक समान संघ की नीति 1935 से लेकर 1947 तक आया आपका। ठीक है, उसके बाद रियासतों का एकीकरण और विलय, रियासतों का एकीकरण और विलय हुआ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद भारत में तीव्र राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ होने तथा कांग्रेस द्वारा असहयोग की नीति अपनाए जाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन 1942, बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और तदुपरांत इटली की घोषणा 1947 द्वारा गतिरोध को हल करने का प्रयत्न किया गया। तो रियासतों का एकीकरण और विलय, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद भारत में तीव्र राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ होने तथा कांग्रेस द्वारा असहयोग की नीति अपनाए जाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन 1942, बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, तदुपरांत इटली की घोषणा 1947 द्वारा गतिरोध के हल का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, लास्ट आपका यहाँ पर जनमत संग्रह एवं सैन्य कार्रवाई। तो जनमत संग्रह एवं सैन्य कार्रवाई में कौन कौन शामिल था? तो आपका जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद और कश्मीर। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। और क्रमिक एकीकरण, तो क्रमिक एकीकरण तीन प्रमुख रियासतों के बीच भारत में सम्मिलित हो जाने के बाद अब प्रमुख दो दिक्कतें थी। तो आपका जो क्रमिक एकीकरण, तो इन तीनों प्रमुख रियासतों के भी भारत में सम्मिलित हो जाने के पश्चात अब प्रमुख दो दिक्कतें थी। पहला, इन सभी रियासतों का एक आधुनिक इकाई के रूप में किस प्रकार गठन किया जाए तथा इन्हें एक ही संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार लाया जाए। ठीक है, तो ये आपका था टोटल इस चैप्टर का समरी जो कि हमने पढ़ा। अब हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अध्याय 34 का भारतीय रियासत का तो आपका समरी था, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो भारतीय रियासतों की संख्या 562 थी तथा इनके अंतर्गत 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था। इन भारतीय रियासतों में से कुछ रियासतों तो अत्यंत छोटी थी, जैसे बिलबारी, जिसकी जनसंख्या केवल 27 थी तथा वार्षिक आय मात्र 8 रुपये, जबकि कुछ रियासतें अत्यंत बड़ी थी, जैसे हैदराबाद लगभग इटली के बराबर, जिसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी तथा आय 8.5 करोड़ रुपये वार्षिक। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ें ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष 1740 से लेकर 1765 तक। तो मध्य राज अथवा घेरी की नीति 1765 में, जो कि आपका वाराणसी का बफर स्टेट। ठीक है, और वेलेजली की सहायक संधि की नीति पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और घेरी की नीति पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का विस्तार था ये। ठीक है, और नेक्स्ट आपका अधीनस्थ पार्थक की नीति 1813 से 1857, अधीनस्थ सहयोग सबनेट कॉर्पोरेशन, अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से लेकर 1935। ठीक है, और नेक्स्ट आपका भारतीय रियासतों के प्रति कर्जन की नीति, तो संरक्षण और अनाधिकार निरीक्षण की नीति पॉलिसी ऑफ पैट्रोनिज एंड इंक्लूसिव सर्विलांस। ठीक है, 1905 के बाद नरेंद्र मंडल बना चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इस नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधित्व के लिए रियासतों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। सीधे प्रतिनिधित्व वाली रियासतें 109, सीमित वैधानिक एवं क्षेत्राधिकार वाली रियासतें जिन्हें प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार था 127, सामंतशाही जागीरें एवं जागीरें 309 थी। 1927 में बटलर समिति। ठीक है, एक समान संघ की नीति 1935 से लेकर 1947, तो रियासतों का एकीकरण और विलय। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद भारत में तीव्र राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ होने तथा कांग्रेस द्वारा असहयोग की नीति अपनाए जाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन 1942, बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, तदुपरांत इटली की घोषणा 1947 द्वारा गतिरोध को हल करने का प्रयत्न किया। ठीक है, जनमत संग्रह एवं सैन्य कार्रवाई, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, और क्रमिक एकीकरण। तो इन 3 प्रमुख रियासतों के भी भारत में सम्मिलित हो जाने के बाद अब प्रमुख 2 दिक्कतें थी। इन सभी रियासतों का एक आधुनिक इकाई के रूप में किस प्रकार गठन किया जाए तथा इन्हें एक ही संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार लाया जाए। ठीक है,
तो हमारा चैप्टर नंबर 34 का आपका समरी समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।